हे गाइस, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ चाणक्य बायोग्राफी। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस पार्ट को पहले देख लो, तब आप वहां से आगे की स्टोरी को कनेक्ट कर पाओगे। तो पिछले पार्ट में हमने जाना था चाणक्य के चाइल्डहुड, उनकी एजुकेशन के बारे में, और इस पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे आम्भिक की स्टोरी से। तक्षशिला उस टाइम पर गांधार राज्य की राजधानी हुआ करता था और गांधार सिंधु और झेलम नदियों के बीच का एक प्रदेश था और तक्षशिला की वजह से आसपास के राज्यों में गांधार का नाम सम्मान से लिया जाता था। और झेलम के ईस्ट की तरफ राजा पुरु, जिनको हम पोरस के नाम से भी जानते हैं, उनका राज्य था केकई। पुरु एक एम्बिशियस राजा थे, आसपास के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में मिलाकर सम्राट बनना चाहते थे और इनके पास काबिल गुप्तचरों का एक बड़ा समूह भी था जो दुश्मन के इलाके में घुसने में बहुत माहिर था। तो अब राजा पुरु की नजर थी गांधार राज्य पर, बट गांधार भी छोटा मोटा राज्य नहीं था, उसे जीतने के लिए अच्छी प्लानिंग की जरूरत थी। तो पुरु के महामंत्री इंद्रदत्त को उनके गुप्तचर से पता चला कि जो गांधार के सेनापति हैं वो एक निरस अकेलेपन की जिंदगी जी रहे हैं क्योंकि उनकी पत्नी का देहांत हो चुका है। तो इंद्रदत्त ने एक सुंदर लड़की को गुप्तचर बनाकर गांधार के सेनापति के पास भेज दिया और उस लड़की ने बड़े आसानी से सेनापति को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और धीरे धीरे बाकी गुप्तचरियों को बुलाकर गांधार के बाकी मंत्रिमंडल को भी फंसा लिया। तो इस प्रकार गांधार के सारे जितने मंत्री थे वो भोग विलास में डूब गए और गांधार का पूरा प्रशासन एक अपाहिज अपंग की तरह बन गया। पुरु को ये टाइम बहुत अच्छा लगा आक्रमण करने के लिए, तो उसने अटैक किया। गांधार इस अटैक का कोई जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उनके मंत्रिमंडल तो कहीं और ही बिजी थे और गांधार के राजा को बंदी बना लिया गया। बट पुरु ने गांधार के राजा को एक ऑफर दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारा राज्य नहीं लूंगा अगर तुम मेरे प्रतिनिधि बनकर इस राज्य में शासन करोगे। गांधार के राजा बहुत खुश हो गए ये बात सुनकर, वो पुरु की काइंडनेस से बहुत प्रभावित हो गए। बट गांधार का जो युवराज था आम्भिक, उसको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसके पिताजी जो है किसी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं और उसने मन ही मन राजा पुरु से बदला लेने का सोच लिया था। उस वक्त आम्भिक तक्षशिला में ही पढ़ाई कर रहा था और अब उसका पढ़ने में भी उतना मन नहीं था, वो बस पुरु से बदला लेने के नए नए तरीके सोचते रहता था। और इसी टाइम पर चाणक्य और सक्टार भी अपने पढ़ाई के फाइनल ईयर में थे और चाणक्य आम्भिक की मानसिक दशा को देखकर समझ गए थे कि आम्भिक के मन में कुछ तो चल रहा है। उस वक्त आम्भिक भगवान से यही प्रार्थना करता कि एक बार बस उसे पुरु से बदला लेने का मौका मिल जाए और शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन भी ली। अब आम्भिक को पता चला सिकंदर के बारे में। जिस वक्त भारत के शासक सिकंदर का कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, उस वक्त आम्भिक को सिकंदर एक वरदान की तरह लग रहा था क्योंकि आम्भिक ने सिकंदर की जीत के बारे में काफी कुछ सुन लिया था और बाकी का काम कर दिया जो आम्भिक की चापलूस टोली ने। उन्होंने आम्भिक को सिकंदर की इतनी तारीफ सुनाई, वो हर दिन आम्भिक को सिकंदर के नए नए किस्से सुनाते और आम्भिक को इतना यकीन दिला दिया कि सिर्फ सिकंदर ही है जो उसकी हेल्प कर सकता है। उस टाइम पर आम्भिक की थोड़ी बहुत अपने राज्य में चलने भी लग गई थी क्योंकि सबको पता चल गया था कि राजा बुढ़े हो गए तो इसके बाद तो इसी को राजा बनना है, इसलिए उसके राज्य के मंत्री भी उसकी बात मानने लगे थे। फिर आम्भिक ने अपना एक दूत सिकंदर के पास भेजा और इस संदेश को सिकंदर देखकर बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे बिना लड़े एक राज्य मिलने वाला था। फिर सिकंदर ने उस दूत के साथ अपने 2 और राजनीतिक दूत भेजे ताकि जो संधि हो रही है उसको एक लिखित रूप दे सके। तो गांधार के राजा के किसी विश्वसनीय सैनिक ने राजा को बता दिया कि महल में 2 यूनानी दूत आए हुए हैं। तो इस बात को पर्सनली वेरीफाई करने के लिए राजा खुद उस अतिथि गृह में चले गए जहां उनके बीच बातचीत हो रही थी और उन्होंने देखा कि उनका बेटा और कुछ मंत्री यूनानी राजदूत के साथ मिल गए हैं। तब आम्भिक ने राजा से झूठ बोलने की कोशिश की और कहा कि ये लोग हमसे बस मित्रता करने के लिए आए हैं ताकि हमारे राज्य पर कोई आंच न आए। राजा ने बोला कि बेटा मैं अभी इतना बुढ़ा नहीं हुआ हूँ जो तुम्हारा षड्यंत्र ना समझ पाऊं, और कहा कि इन दूतों से कह दो हमें इनसे कोई संधि नहीं करनी, हम इनका तलवारों से स्वागत करने के लिए तैयार हैं और इन्हें अभी के अभी वापस भेज दो। तो अगले दिन राजा अपने रूम में मरे हुए मिले थे। इस बात का कोई पता नहीं चल पाया कि उनकी मौत कैसे हुई। फिर राजा की मौत के बाद आम्भिक को राजा बनाया गया और आम्भिक ने ऑफिशियली सिकंदर के साथ संधि कर ली। जब ये सब घटनाएं हो रही थी तब तक चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक बन गए थे और आसपास की राजनीतिक घटनाओं पर उनकी बहुत खास नजर रहती थी। चाणक्य को जब इस संधि के बारे में पता चला तो वो सुनकर बहुत आहत हुए। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय स्टूडेंट से कहा कि मुझे जल्द ही ईस्ट की तरफ जाना होगा क्योंकि जो ये सिकंदर है ये अपना धर्म और विदेशी जीवन शैली को फैलाना चाहता है हमारे देश में और ये काफी चतुर और शक्तिशाली भी है, इसलिए इसका सामना करना इतना आसान नहीं होगा, हमारे राजाओं को मिलकर इसका सामना करना होगा। तब उसमें से एक स्टूडेंट ने पूछा कि बट आप जाओगे कहाँ? तब चाणक्य ने जवाब दिया कि मैं पाटलिपुत्र जाऊंगा। मैंने सुना है कि जो वहाँ का राजा है धनानंद काफी भ्रष्ट और लोभी है और भोग विलास में डूबा रहता है और उसके पास काफी बड़ी सेना भी है। अगर वो बाकी राजाओं से मिल जाए और उसकी सेना बाकी राजाओं की सेना के साथ सिकंदर का सामना करे तो
तो हम सिकंदर को आसानी से भगा सकते हैं, इसलिए मैं उसे मनाने जा रहा हूँ। और दूसरी बात, वहां तक सिकंदर को पहुंचने में समय भी लगेगा, मैं उसी समय को इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो इतना कहकर चाणक्य वहां से ईस्ट की तरफ बढ़ गए और आते वक्त सभी राजाओं को समझाते हुए पाटलिपुत्र आ गए। तो आम्बिक की स्टोरी सुनाते हुए सक्टार से चाणक्य ने बोला कि अब आप समझ गए होंगे कि मेरा राजा धनानंद से मिलना कितना इम्पोर्टेंट है। सक्टार ने कहा ठीक है, तुम कल आओ दरबार में, मैं तुम्हारा परिचय सम्राट से करा दूंगा। अब बात करेंगे चाणक्य कैसे अपमानित हुए। दूसरे दिन चाणक्य पहुंचते हैं सम्राट धनानंद के दरबार में, जो काफी चमकदार चीजों से सजा हुआ था। खुद धनानंद ने भी बहुत चमकदार और मूल्यवान आभूषण पहने हुए थे और सभी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ अमात्य सक्टार भी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। और जैसे ही चाणक्य वहां पहुंचे, धनानंद उनको देखकर हंसने लगा, उनके रंग रूप और पहनावे का मजाक बनाने लगा, क्योंकि वो तो हर समय मदिरा पान में डूबा हुआ रहता था। सम्राट को हंसता हुआ देख बाकी दरबारी भी जोर जोर से हंसने लगे। चाणक्य के इस अपमान को देख सक्टार बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपने इस मित्र के बचाव में खड़े होकर सभी को बोला, कृपया सब शांत हो जाओ, चाणक्य तक्षशिला के बहुत बुद्धिमान आचार्य हैं, वो राज्य की भलाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देने आए हैं, उस सुझाव को सुनना बहुत आवश्यक है। तब धनानंद ने बोला कि ये भद्दा ब्राह्मण मुझे क्या सिखाएगा, इस भद्दे कुरु ब्राह्मण की मेरे सुंदर दरबार में कोई जरूरत नहीं है। उधर चाणक्य का शरीर गुस्से से कांप रहा था, इतने बड़े अपमान की उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। बट अब चाणक्य भी चुप नहीं रहने वाले थे और बड़े गुस्से से बोला कि मैं इस दरबार में ये सोचकर आया था कि यहाँ पर किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी विद्वानता और योग्यता से किया जाता होगा, पर यहाँ तो सब उल्टा है। यहाँ तो व्यक्ति का उसके रंग रूप के आधार पर मूल्यांकन होता है, बुद्धि और शिक्षा का तो कोई मोल ही नहीं है, मूर्खों की सभा है ये। तब चाणक्य ने घोषणा की कि मैं इस दरबार में प्रण करता हूँ कि इस घमंडी नंद वंश को जड़ से खत्म कर दूंगा। ऐसा शासक जिसमें विद्वानों का आदर करने की भी समझ नहीं है, वो इस सिंहासन के लायक ही नहीं है और इसका खत्म होना सबके लिए बहुत जरूरी है। और कहा कि जब तक मेरा प्रण पूरा नहीं होगा मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और इतना कहकर चाणक्य ने अपनी शिखा खोल ली। चाणक्य की ये बात सुनकर सब चुप हो गए, किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है और चाणक्य पैर पटकते हुए चले गए। उस वक्त चाणक्य को ना कोई दंड मिल पाया और ना ही चाणक्य को किसी ने रोकने का प्रयास किया, क्योंकि चाणक्य की बातों ने सबको चुप करा दिया था। अब बारी थी चाणक्य के बदले की। चाणक्य का पाटलिपुत्र में रुकना अब खतरे से खाली नहीं था। धनानंद के सैनिक कभी भी उनको आकर पकड़ सकते थे, इसलिए चाणक्य ने जल्दी से जल्दी एक साधु का वेश बनाया और नगर से बाहर निकल गए। बस बिना सोचे समझे चाणक्य किसी भी दिशा में चले जा रहे थे। तब रास्ते में चाणक्य के पैर में एक कांटा चुभ गया और चाणक्य के पैर से खून निकलने लग गया। चाणक्य ने गुस्से से कांटे की तरफ देखा और कहने लगा कि ये भी धनानंद की तरह ही है, और चाणक्य ने डंडे से पीट पीट कर कांटे की झाड़ी को तोड़ दिया। बट ये भी उनके लिए काफी नहीं था, उन्होंने उसके आसपास खोद खोद कर उस झाड़ी को जड़ से उखाड़ दिया। तब उन्होंने नोटिस किया कि एक युवक उनका ये कारनामा देख रहा था और इसके चेहरे पर काफी सवाल भी हैं। तो चाणक्य ने अपनी खून से लथपथ पैर की तरफ इशारा करते हुए युवक से कहा कि वो कांटा जहरीला था, किसी और को नुकसान भी पहुंचा सकता था, इसलिए मैंने उसे जड़ से खत्म कर दिया ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसी को बुद्धिमत्ता कहते हैं। युवक संस्कृत में बोले गए इन शब्दों को सुनकर समझ गया था कि ये कोई साधारण इंसान तो नहीं है, और फिर उसने चाणक्य से कहा कि ये तो पक्का है कि तुम एक विद्वान हो, पर तुम ऐसे वीराने में क्यों भटक रहे हो। तो चाणक्य ने बताया कि मैं तक्षशिला का अध्यापक हूँ, यहाँ नए अवसर ढूंढने आया था। फिर चाणक्य ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम क्यों यहाँ भटक रहे हो। तो युवक ने बोला कि मैं बहुत कठिन दौर से गुजर रहा हूँ, और फिर दुखी होकर बोला कि आचार्य छोड़िए, मैं अपनी कहानी का भार आप पर नहीं डालूंगा। चाणक्य ने फोर्स करते हुए कहा कि मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहता हूँ, क्या पता मेरे पास इसका कोई हल हो। और फिर समझदारी भी इसी में है कि हमें अपने दुख शेयर करने चाहिए, मन हल्का हो जाता है। और मेरा विश्वास करो, मैं कोई गुप्तचर नहीं हूँ। तब युवक बोला कि मेरा नाम चंद्रगुप्त है और मैं इसी देश के भूतपूर्व राजा सर्वसिद्धि का पौत्र हूँ। उनकी 2 रानियां थी, सुनंदा और मौरा। सुनंदा के 9 बेटे हुए जो नवनंद के नाम से जाने जाते थे, और मौरा का केवल एक बेटा हुआ जो मेरे पिताजी थे। बाद में नवनंदों और मेरे पिताजी के बीच उत्तराधिकार के लिए लड़ाई होगी और राजगद्दी पर नवनंदों का अधिकार हो गया। पिता की मौत के बाद मेरे सारे भाइयों को भी मार दिया था। मैं और मेरी माँ किसी तरह बचकर निकल गए और अब एक गाँव में छुप कर रहते हैं। मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, किसी भी तरह नंदों से बदला ले सकूं। पर आचार्य मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। चाणक्य मुस्कुराए और फिर चंद्रगुप्त को अपने अपमान की कहानी सुनाई, और उन्होंने चंद्रगुप्त को उनके साथ शामिल होने के लिए कहा, क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम था। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा कि तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें मगध की राजगद्दी पर बैठा सकता हूँ। चंद्रगुप्त उनकी बात मान गया और चाणक्य को अपनी माँ के पास ले गया, और फिर चाणक्य ने वहां जाकर चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगी।
चंद्रगुप्त की माँ ने भी आज्ञा बड़ी आसानी से दे दी, क्योंकि उसकी माँ का भी मन था कि वो नंद से बदला ले। और चाणक्य ये जानकर और खुश हुए जब उन्हें पता लगा कि बचपन में चंद्रगुप्त के मित्र उसे खेल में राजा या सेनापति का रोल देते थे। इससे यह पता चला कि चंद्रगुप्त में लीडरशिप का गुण जन्म से ही था। जिस व्यक्ति को चाणक्य सम्राट बनाना चाहते थे उसमें वो गुण होना बहुत जरूरी था। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ ले गए और वो चंद्रगुप्त को शस्त्र चलाना और युद्ध कला में एक्सपर्ट बनाने के लिए ट्रेनिंग देना चाहते थे। बट उन सबसे भी जरूरी था चंद्रगुप्त को सामान्य शिक्षा देना, जिससे वो एक इफेक्टिव और इंटेलिजेंट राजा बन सके। फिर चाणक्य उसे तक्षशिला ले गए। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि तब तक तक्षशिला पर हमला हो गया था और वहाँ के सारे प्रोफेसर अलग अलग राज्यों में भटक रहे थे, और चाणक्य ने उनमें से कुछ प्रोफेसर को ढूंढा और चंद्रगुप्त को शिक्षा देने के लिए कहा। बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि चंद्रगुप्त ने अपनी शिक्षा में 7 साल लगाए और साथ साथ योद्धा बनने की ट्रेनिंग भी ली। इस बीच चंद्रगुप्त और चाणक्य ने यूनानी सेनाओं की रणनीति को भी बहुत डीपली स्टडी किया और ये भी जानते गए कि यूनानी अपने जीते हुए राज्य में अपना प्रशासन कैसे फैलाते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त और उसके कुछ साथियों को यूनानियों की सेना में भर्ती करवा दिया, और उनकी सेना में भर्ती होकर चंद्रगुप्त और उसके साथी उनकी सेनाओं के तौर तरीके भी सीख गए। यूनानी जो राज्य जीत जाते थे उसके लिए वो एक कमांडर बनाते थे जो वहाँ पर प्रशासन चला सके, जिसे वो स्ट्रॉप कहते थे। उनकी सेना में घुसकर चंद्रगुप्त और उसके साथी सिकंदर की सेना को आपस में भड़काने लगे, उनको एक दूसरे से लड़ा देते थे, उनके आपस में ही फूट डाल दी और कुछ सैनिक खुद ही मार देते थे। इस तरह उन्होंने सिकंदर की आधी से ज्यादा सेना खत्म कर दी और अब सिकंदर ने भी फैसला कर लिया था कि वो अब अपने देश लौट जाएगा, और सिकंदर वहां से वापस चला गया। सिकंदर के जाते ही उसके जो बचे हुए यूनानी स्ट्रॉप थे वो विद्रोह में मारे गए, और स्ट्रॉप्स की इस लड़ाई में चंद्रगुप्त और उनके साथियों ने भी खूब मारकाट मचाई। इसी दौरान इन्होंने अपनी एक बड़ी सेना भी बना ली थी। बट चाणक्य और चंद्रगुप्त का असली युद्ध तो बाकी था, जो था धनानंद से बदला। तो दोस्तों आज के पार्ट में इतना ही। ये पार्ट थोड़ा बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में मैं चाणक्य की बायोग्राफी को कंप्लीट कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।